प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम आरंभ संकल्प से सफलता संपूर्ण से। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर भारत की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द नॉर्थ इंडिया। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली भारत के एक हिस्से का नाम लिया। अगर आपने देखा नॉर्थ इंडिया, तो क्या इसका मतलब ये कि दक्षिण भारत में प्रदूषण की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, या प्रदूषण दक्षिण भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय नहीं है। देखो, ऐसा तो नहीं है कि दक्षिण भारत में पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर उत्तर भारत के साथ मैं कंपेयर करूं तो आप पाओगे दक्षिण भारत में पॉल्यूशन का स्तर, प्रदूषण का स्तर काफी कम है। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए एयर पॉल्यूशन की, हर बार नवंबर दिसंबर, स्पेसिफिकली आफ्टर दीपावली, आपने देखा होगा दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे आप बार बार न्यूज में सुनोगे कि यहां का AQI सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया, 400 क्रॉस कर चुका है। आखिर ऐसा होता क्यों है, और क्या इस चीज का कोई सॉल्यूशन भी है? भाई, इतने समय से सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली में पटाखे बैन हो गए हैं, दिल्ली में यमुना साफ की जा रही है, दिल्ली में इंडस्ट्रीज शिफ्ट की जा रही हैं, दिल्ली में डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स पे बैन लगाया जा रहा है, या पुराने डीजल और पेट्रोल के व्हीकल्स को एंट्री नहीं दी जा रही है, ईवीज को प्रमोट किया जा रहा है। इतने सब चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप पाओगे कि दिल्ली में प्रदूषण कम होने की जगह लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या दुनिया में ऐसा आज से पहले भी हुआ है कि दिल्ली से भी ज्यादा कहीं पे पॉल्यूशन रहा हो और वो जगह है क्या हो गई हो, पॉल्यूशन फ्री हो गई हो? अगर आपको ये कंसेप्ट जानना है, अगर आपको ये केस स्टडी जाननी है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, मेरे साथ अंत तक। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा शहर, एक ऐसी राजधानी के बारे में जहां पे पॉल्यूशन, जहां पे AQI दिल्ली से भी ज्यादा खराब था, और वो आज एकदम क्या हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है। वहां पे AQI अब काफी कम हो चुका है, डबल डिजिट में AQI आ चुका है। इसका मतलब उस एनवायरनमेंट को हम कैसा कह सकते हैं, काफी क्लीन एनवायरनमेंट हो गया है। अच्छा, आज के टाइटल को एक बार पढ़ते हैं। फ्रॉम एयर पॉलीकैप्लिप्स। इसको ध्यान से समझिएगा, ये शब्द क्या है, एयरपोकैलिप्स टू ओलंपिक ब्लू। ये कुछ शब्द आपको दिख रहे होंगे, और स्पेसिफिकली ये शब्द आप पहली बार मेरे हिसाब से आप सुन रहे होंगे कि एयर पॉलीकैलिप्स क्या है और ओलंपिक ब्लू क्या है, और इसका कैसे लेना देना है किसके साथ, एयर पॉल्यूशन के साथ। किसके साथ हम इसको जोड़ के देखेंगे, एयर पॉल्यूशन के साथ। सर चलो ठीक है, इसमें तो एयर आ रहा है तो शायद ये कोई जुड़ता होगा किसके साथ, एयर पॉल्यूशन के साथ। लेकिन ये ओलंपिक ब्लू, ये कैसा शब्द है जो किसके साथ जुड़ेगा, जो आपके एयर पॉल्यूशन के साथ जुड़ेगा। बिल्कुल ये एक नए शब्द है, मुझे पता है कि बिल्कुल उसी तरीके के शब्द है जो 3 इडियट्स मूवी आपने देखी थी। और याद करो, रेंचो ने 2 शब्द लिखे थे बोर्ड पे, जब वायरस उसे लेके गया था कहां पे, बोर्ड पे, और फिर उन्होंने 2 शब्द लिखे थे और बाद में उसका मतलब बताया था, ठीक है। लेकिन वहां पे दोस्तों के नाम थे, यहाँ पे इन शब्दों का एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब मैं उस केस स्टडी के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस। सबसे पहले अगर यूपीएससी सिलेबस की बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी प्री में आपको पता है सब्जेक्ट कौन सा है, एनवायरमेंट है, और एक और सब्जेक्ट आपको देखना चाहिए यहाँ पे, ज्योग्राफी। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर यूपीएससी मेंस की दृष्टि से आपको बताया जाए तो जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में कौन सा सेक्शन, क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन, जहां पे आप पढ़ते हो टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में, आप पढ़ते हो वैली इफेक्ट, लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। कैटाबैटिक, एडाबैटिक विंड्स के बारे में आपको पता होगा, लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में आपको पढ़ा होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन आपने जब पढ़ा होगा कि भाई ओस कैसे बनती है, तो ओस समझने के लिए आपने कौन सा कंसेप्ट समझा होगा जिसे कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। उसके बाद अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन बहुत अच्छी चीज है, अर्बनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन जब अर्बनाइजेशन, इंडिया जैसा अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके साथ बहुत सारी क्या निकल के आ रही है, प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है। उन प्रॉब्लम्स की रेमेडीज क्या है, आज हम ये भी इस कंसेप्ट को यहां पे भी आप देख सकते हो। और तीसरा लोकेशन फैक्टर्स,
इंडस्ट्रीज एंड पॉल्यूशन सोर्सेज। तो जहां पे इंडस्ट्री होती है वहां पे पॉल्यूशन होता है। इसका मतलब एक लोकेशन फैक्टर भी है किस चीज का, पॉल्यूशन का। साथ ही साथ अगर जीएस पेपर 3 एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी सेक्शन में आप देखोगे तो आप पाओगे कि वहां पे टॉपिक लिखा हुआ है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, किसका, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की हम बात करते हैं। कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA जिसको कहा जाता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। जब भी कोई इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, जब भी कोई बांध बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है, तो आप क्या करते हो, उसका EIA उसका किया जाता है। साथ ही साथ गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यहां पे मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा कि भारत में जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हो, ब्यूरोक्रेट बनने के बाद जब ब्यूरोक्रेसी में पहुंचते हो तो किस तरीके से बॉल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। बॉल का मतलब प्रॉब्लम को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। और जिस शहर की हम लोग बात करेंगे आज, जहां पे AQI 800 900 प्लस भी था, वो आज रिड्यूस होकर डबल डिजिट में आ गया। वहां पे ये अकाउंटेबिलिटी और वहां पे ये गवर्नेंस किस तरीके से इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे मुश्किल शब्द है आज का एनालिसिस का, वो क्या है, वो है एयरपोकैलिप्स। अब ये कौन सी बीमारी है सर, पहले तो इसको समझाओ। देखो इस टर्म का अगर ओरिजिन आप देखोगे तो इस टर्म को ओरिजिनेट हुआ है बीजिंग में। और बीजिंग में कब ओरिजिनेट हुआ है, 2013 में। तो काफी पुराना ये टर्म है। द टर्म वाज कॉइन्ड इन 2013 व्हेन बीजिंग AQI हिट 755 755 AQI था, कहां का, बीजिंग का। द PM2.5 concentration was higher than 900 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। देख रहे हो पीएम, हम जब भी पॉल्यूटेंट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा एक तो PM2.5 और PM10 की हम बात करते हैं, पर्टिकुलर मैटर की हम बात करते हैं। तो PM2.5 का कंसंट्रेशन कितना यहाँ पे बताया जा रहा है, 900 बताया जा रहा है, 900 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो सर इस बीजिंग में इतना ज्यादा पॉल्यूशन था, जब आप बता रहे हो कि साहब AQI कितना है, 755 हो गया है, PM2.5 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो आज बीजिंग ने ऐसा क्या कर लिया कि बीजिंग का AQI रिड्यूस हो गया है। तो सबसे पहले फिर से एक बार इस टर्म पे आते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अ कैटास्ट्रोफिक एनवायरमेंटल इवेंट व्हेन एयर पॉल्यूशन रीचेस लेवल दैट पोज इमीडिएट सीवियर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटल फंक्शन। तो उस समय जो ह्यूमन लाइफ थी किसकी, बीजिंग की, या जो सोसाइटी नॉर्मल डेज में जो फंक्शन कर रही थी वो भी क्या होने लगी, डिस्टर्ब होने लगी बहुत ज्यादा। अब सोचो दिल्ली में जब AQI 400 के आसपास रहता है, 300 350 प्लस हो जाता है, तभी इतनी सीवियर कैटेगरी में होता है वो AQI कि वहां पे दम घुटने लगता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अभी दिल्ली में हैं, लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप दिल्ली में हैं इस समय और आप तुरंत अगर अपने घर जाएंगे तो आप डिफरेंस महसूस कर पाएंगे कि आपके लंग्स को कितना आराम मिलेगा, आपकी बॉडी को कितना आराम मिलेगा जब आप अपने घर पे पहुंचते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां दम घुटने लगता है, सांस अच्छे से नहीं आ पाती है, ऑक्सीजन बहुत कम है। लेकिन कहां पे पहुंचते हैं आप, जब अपने घर पहुंचते हो या दिल्ली से बाहर जब आप निकल के आते हो तो आप पाओगे कि वहां पे जो अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन है वो काफी कम है। टुडे दिल्ली फ्रीक्वेंटली फेसेस एयरपोकैलिप्स डेज इन नवंबर दिसंबर विद AQI क्रॉसिंग 450। तो दिल्ली में भी हालत, हालांकि इतनी सीवियर नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में भी हालत कितनी पहुंच गई है, 455 के आसपास पहुंच गई। हालांकि अब भी हम 300 पीछे हैं, लेकिन ये कोई गर्व करने की बात नहीं है ना, हम कुछ समय में यहां तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन बीजिंग ने 2013 में ये चीज ऑब्जर्व करी और 2025 24-25 में आते आते आप पाओगे कि बीजिंग ने इतने अच्छे से काम किया कि अपना जो AQI है वो काफी रिड्यूस कर लिया। अब यहाँ पे कितना हैजार्डियस है, आप देखो कि विजिबिलिटी लेस देन हो जाती है 500 मीटर, स्कूल हो जाते हैं क्लोज, और इसको क्या कहा जा सकता है, आपके लिए हेल्थ इमरजेंसी बन जाती है। जैसे कोविड-19 के समय, हाँ, इससे कितना बड़ा लॉस होता है पॉल्यूशन से, आप समझो कि छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, छोटे बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है। वो छोटे बच्चे जो 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, जो फर्स्ट क्लास में भी नहीं पहुंचे, उससे पहले प्ले ग्रुप में हैं, KG में हैं, वो बच्चे जब स्कूल नहीं जा पाते तो उनकी जो मानसिक क्षमता है वो विकसित नहीं हो पाती। आप ऑनलाइन क्लास में जब बच्चा स्कूल में पहुंचता है तो 10 चीजें सीखता है कि किस तरीके से इंटरेक्शन करना है, अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करना है, स्कूल मेट्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करना है, टीचर के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, अब उसके सामने सिर्फ एक टैबलेट है और टैबलेट में वो क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है।
शायद आपको बिलीव ना हो, लेकिन हाँ, आजकल डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस भी क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। वो सोचो 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा कैसे उस टैबलेट के माध्यम से, कैसे उस कंप्यूटर के माध्यम से वो बच्चा डांस सीखेगा, कैसे वो म्यूजिक सीखेगा, कैसे वो गेम सीखेगा। ये सारी चीजें बच्चों द्वारा फेस की जा रही है। इसीलिए से क्या कहा जा रहा है, हेल्थ इमरजेंसी भी से कहा जा रहा है। अब दूसरा टर्म है टर्म ओलंपिक ब्लू। अब जब भी आप इस टर्म को देखोगे, किसको, एयर कैलिप्स को देखोगे, इसका मतलब एक ऐसा इलाका, एक ऐसी एयर जहां पे पॉल्यूशन का अमाउंट जो है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है, जहां पे AQI बहुत ज्यादा है, उस जगह को, उस एयर को आप क्या कह दोगे, उस एयर को आप कह दोगे एयर कैलिप्स, उसे नाम दे दोगे। तो पहला टर्म समझ में आ गया आपको क्या है। दूसरा टर्म था ओलंपिक ब्लू। आपको पता होना चाहिए कि चाइना ने क्या किया, ओलंपिक को होस्ट किया। ओलंपिक को जब चाइना ने होस्ट किया तो वहां पे जब आसमान देखा गया उस समय, और बीजिंग में जब ओलंपिक हुए तो सब लोग चकित थे। और किस बात से चकित थे कि वो इलाका जहां पे AQI 750 प्लस था, वहां पे AQI रिड्यूस होकर डबल डिजिट में आ गया। जहां पे सांस लेना मुश्किल था, वहां पे आसमान एकदम साफ दिखना शुरू हो गया। तो बीजिंग ने ऐसा क्या किया कि AQI 755 से घट के कितना आ गया है, 100 से भी नीचे आ गया है। जब आसमान नीला दिखना शुरू हुआ, किस समय, ओलंपिक के समय जब आसमान नीला दिखना शुरू हुआ तो उसे क्या नाम दे दिया गया, ओलंपिक ब्लू। अब इसका मतलब आप समझे कि एयर कैलिप्स मतलब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, और दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है ओलंपिक ब्लू मतलब पॉल्यूशन बहुत कम। तो बीजिंग की हमको बात करनी कि कैसे, कहां से 755 AQI से हम लोग कहां पे लेके, बीजिंग कहां पे लेके आ गया AQI को, नियर 100 वो लेके आ गया है। It refers to the pristine blue sky achieved during the 2008 summer and 2022 Winter Olympics in Beijing। तो 2022 में जब ओलंपिक हुए, विंटर ओलंपिक्स, तो क्या हालत थी, एकदम स्काई कैसा दिख रहा था, वहां पे ब्लू स्काई दिख रहा था। इसका मतलब वो इलाका, वहां पे पॉल्यूशन काफी रिड्यूस हो गया था। द मेथड, इट wasn't magic, it was the result of the ruthless coordinated state crackdown on industries, vehicles and the coal uses। तो बीजिंग या मैं कहूं चाइनीज गवर्नमेंट ने 3 चीजों पे फोकस किया। किस चीज पे, सबसे पहला तो इंडस्ट्री पे फोकस किया, दूसरा जो फोकस था किस पे था, कोल पे था, और तीसरा जो फोकस था वो था व्हीकल्स पे। इन 3 चीजों पे क्रैकडाउन किया, और जैसे ही क्रैकडाउन हुआ और अच्छी तरीके से क्रैकडाउन हुआ, अच्छी तरीके से मतलब इसे कहा जा रहा है, यहाँ पे जो टर्म यूज में ली जा रही है वो है रूथलेस, मतलब स्ट्रिक्टली ये काम करवाए गए, और उसका परिणाम अब आपके सामने है। रिजल्ट क्या हुआ, बीजिंग रिड्यूस इट्स एनुअल एवरेज PM 2.5 by roughly 63% between 2013 and 2021। इसका मतलब 2013 से 2021 आने तक क्या हो गया, जो PM 2.5 का जो कंसंट्रेशन था वो कितना रिड्यूस हो गया, 63% वो रिड्यूस हो गया। अ फीट कंसिडर्ड इम्पॉसिबल बाय द वेस्टर्न स्टैंडर्ड, जो माना भी नहीं जा रहा था, और शायद रिजल्ट आने के बाद में भी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने इस चीज को नहीं माना कि इतना कैसे कम हो सकता है, लेकिन चाइना ने, बीजिंग ने ये करके दिखा दिया। तो चाइना भी कई बार ऐसे काम करता है जिसके लिए हमें उसकी क्या करनी पड़ती है, सराहना करनी पड़ती है। विजुअल एविडेंस, तो ये उस समय का स्काई है जिसमें आपने कहा था अभी, क्या कहा था, ओलंपिक ब्लू। हमने क्या कहा इसे, ओलंपिक ब्लू इसे कहा है। ठीक है, एकदम क्लियर स्काई आपको देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अगर आज फोटो भी आप लोगे ना, चाहे कितना भी अच्छा फोन है आपके पास सैमसंग का फोन है या एप्पल का आईफोन है आपके पास, और भी वीवो, जो भी आपका जो भी अच्छा फोन होता है जिससे अच्छी फोटो आती है, वो फोटो भी आपको धुंधली देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, लेस देन 50 मीटर विजिबिलिटी है। और आप देखोगे एयरलाइंस को कितना सारा नुकसान हो रहा है, जो लोग फ्लाइट से जाते हैं, जो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं ड्यू टू लो विजिबिलिटी, कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये सब चीजें अल्टीमेटली इसके कोर में अगर आप जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट द पॉलिटिकल विल एंड द साइंटिफिक पॉलिसी इवन द वर्स्ट पॉल्यूशन इज रिवर्सिबल। तो ये चीज हमें क्या दर्शा रही है कि अगर 2 चीजें साथ में मिल जाए, कौन कौन सी, एक तो पॉलिटिकल विल और दूसरा साइंटिफिक पॉलिसी, तो ये जो पॉल्यूशन है जहां पे AQI 750 से ज्यादा था उसको भी क्या कर दिया गया, रिवर्सिबल कर दिया गया। और अभी हम लोग तो इतनी वर्स्ट कैटेगरी में पहुंचे भी नहीं हैं। नॉर्थ इंडिया द बॉल इफेक्ट। अब बात करते हैं कि यार एक चीज तो हम समझ गए कि यार हाँ ये सब चीजें की जा सकती हैं।
अब ये समझते हैं कि भारत में भी जब बात की जाती है तो नॉर्थ इंडिया की जो सिटीज हैं वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड, स्पेशली एयर पॉल्यूशन से ज्यादा काफी इफेक्ट उन पे पड़ता है। लेकिन जब साउथ इंडिया की सिटीज को आप देखोगे, चाहे हम बात करें मुंबई से शुरू करते हैं, मुंबई की अगर अपन बात करें, मुंबई के नीचे आप बेंगलोर की बात करो, चेन्नई की बात करो, हैदराबाद की अगर अपन बात करें, तो यहां पे जो शहर हैं वो इतने ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? दिल्ली के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसा क्या इंपैक्ट है नॉर्थ इंडिया में, ऐसा क्या हो जाता है नॉर्थ इंडिया में कि वो इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है? चाहे इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में भी काफी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। लोग कहते हैं गाड़ियां मुंबई में, बेंगलोर में भी आपको काफी अच्छी खासी मात्रा में गाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसा क्या चीज है जो दिल्ली में अलग है किसके मुकाबले? साउथ इंडियन सिटीज के मुकाबले। तो नॉर्थ इंडिया में आपको जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसे कहा जाता है द बाउल इफेक्ट। अब ये बाउल इफेक्ट क्या है? बाउल इफेक्ट का मतलब यह है कि जब यहां से हवा चलती है, क्या चलती है? हवा जब चलती है तो कहीं फंस जाती है। क्या हो जाती है? कहीं पे फंस जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। जबकि दक्षिण भारत के जितने भी शहर है वहां पे जब हवा चलती है तो ऐसे समझो कि वो एक खुला कमरा है, वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन है। और नॉर्थ इंडिया की जो सिटीज है, स्पेशली दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इनकी अगर बात की जाए तो ये वो सिटीज है जो बंद है। और इनको बंद कौन कर देता है? इनको बंद कर देता है हिमालय। क्या कर देता है? हिमालय। मानो एक तरफ से हवा आई, दूसरी तरफ क्या है? बहुत ही ऊंची पर्वत श्रृंखला है, बहुत ही हाई जो माउंटेन रेंजेस है वो आपको देखने को मिलेंगी, जिनका नाम क्या है? हिमालयस। तो हवा जब आती है किससे टकराती है? हिमालय से टकराती है और वापस यहीं पे फंस के रह जाती है। लेकिन जब दक्षिण भारत में हवाएं चलती हैं तो पॉल्यूशन वो लेके भी आती होंगी, लेकिन वो क्या है? वो समुद्र में चला जाता है, सी के पास वो चला जाता है। तो इसको देख लेते हैं, व्हाई इज नॉर्थ इंडिया इज सो पॉल्यूटेड। पहला, नो सी टू द मॉडरेट क्लाइमेट और फ्लश पॉल्यूटेंट। तो सबसे पहले जो रीजन है वो है कि नॉर्थ इंडिया क्या है? मेजरली लैंड लॉक्ड है। दूसरा रीजन, द हिमालयन वॉल, द हिमालयाज टू द नॉर्थ एक्ट एज द मैसिव बैरियर। तो जो भी पॉल्यूटेंट्स है वो हवा के साथ अगर बाहर में निकलना चाहें तो उन्हें कौन रोक देता है? हिमालय उनको रोक देता है। तीसरा, द ट्रैप, winds carrying smoke from the Punjab, Haryana hit the mountains and cannot escape. They settle over the Delhi and उत्तर प्रदेश, जिसके कारण क्या होने लगता है? ऊपर स्मोक आना शुरू हो जाता है। These create a natural gas chamber, और यहां पे क्या बनना शुरू हो जाता है? गैस चैम्बर बनना शुरू हो जाता है। किसके ऊपर? चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश के शहरों के बारे में, चाहे हम बात करें स्पेशली दिल्ली के बारे में, दिल्ली के आसपास नोएडा की अगर अपन बात करें, गुड़गांव की अगर अपन बात करें, मेरठ की अगर अपन बात करें, तो ये प्रॉब्लम वहां पे होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है स्पेशली पॉल्यूशन की, वो आपने देखा होगा गर्मियों के समय इतनी नहीं होती। गर्मियों में हालांकि दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन उस समय पॉल्यूशन या AQI इतना सीवियर कैटेगरी में नहीं पहुंच पाता। लेकिन जैसे ही सर्दियां आना शुरू होती, स्पेशली अक्टूबर के बाद, दीपावली के बाद नवंबर दिसंबर तक आते आते ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा सीवियर बन जाती है, बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाती है। कौन? दिल्ली और दिल्ली की जनता। तो ऐसा क्या होता है? तो उसके पीछे रीजन है द विंटर ट्रैप, थर्मल इन्वर्जन। अभी थर्मल इन्वर्जन कौन सी बीमारी है? थर्मल इन्वर्जन का मतलब ये समझो कि भाई जो रात है, रात के समय में क्या हुआ? रात के समय में ठंड की रात थी, तो ठंड की रात में जो लैंड मास है, क्या है? जो लैंड मास है इसका टेम्परेचर बहुत तेजी से क्या होना शुरू हो गया? रिड्यूस होना शुरू हो गया। अब इस लैंड मास के ऊपर जो क्या है? जो हवा है, जो एयर मास है, उसका टेम्परेचर भी क्या होना शुरू हो जाएगा? उसका टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एयर मास है इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, और इसके ऊपर वाला जो एयर मास है वो क्या है? उसका टेम्परेचर अब भी ज्यादा है। तो ठंडी हवा नीचे है और गर्म हवा ऊपर है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे सरफेस से हाइट बढ़ते जाएगा, कहां पे? ट्रोपोस्फेयर में, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर तो कम होना चाहिए। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि सरफेस के पास टेम्परेचर कम है और सरफेस से ऊपर आप जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। कैसी कंडीशन है? इन्वर्टेड कंडीशन है, इन्वर्जन की कंडीशन है। और क्या इन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्ट हो रहा है, इसलिए क्या कहा जा रहा है? इसे थर्मल इन्वर्जन कहा जा रहा है। ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर पहुंच गई है। Warm air near the ground rises up carrying the pollutants away into the upper atmosphere. ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन सर्दियों में क्या हो रहा है? The ground cools rapidly, लैंड मास है बहुत तेजी से ठंडा हो जाएगा,
at night and a layer of cold air get trapped below a layer of warm air। तो एक ठंडी जो हवा है उसकी एक लेयर यहाँ पे ट्रैप हो गई है और इसके ऊपर कौन सी हवा आ गई है, गर्म एयर आ चुकी है। द वार्म एयर एक्ट एज अ लिड, एक कैसे ढक्कन कैसे काम कर रही है, अब ये ठंडी हवा को बाहर नहीं जाने दे रही है। स्मोक कैन नॉट राइज, इट स्प्रेड्स हॉरिजॉन्टली चॉकिंग द सिटी। अब ये ऊपर नहीं जा पा रही है तो क्या हो रहा है, ये पूरे शहर में इस तरीके से फैलना शुरू हो जाता है। पूरा दिल्ली और दिल्ली के सराउंडिंग क्या होना शुरू हो जाती है, चॉकिंग स्टार्ट वहां पे हो जाती है, पूरा स्मोक से वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। वहीं पे अगर दक्षिण भारत की अपन बात करें, सदर्न इंडिया की अपन बात करें, तो नेचर्स एयर प्योरीफायर वहां पे लगे हुए हैं। अब दिल्ली में हर घर में आपको एयर प्योरीफायर देखने को मिलेगा, बट दे आर artificial air purifier, but in southern India you will find which kind of air purifier, they are natural air purifier। why? because वहां पे दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन सी ब्रीज, वहां पे आपको लैंड ब्रीज देखने को मिलेगा और सी ब्रीज आपको देखने को मिलता है। while चेन्नई एंड मुंबई क्लीनर, सबसे पहले पेनिनसुलर शेप सराउंडेड बाय द वाटर ऑन द थ्री साइड्स। तो हम यही बात करते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया का मतलब भी क्या है, जो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो। तो सबसे पहले दे आर नॉट लैंड लॉक्ड। दूसरा रीजन, द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी क्रिएट्स अ डेली साइकिल ऑफ विंड्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सी ब्रीज और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैंड ब्रीज। तो जो भी लैंड का जो पॉल्यूशन है, स्पेशली एयर पॉल्यूशन, वो कहाँ चला जाता है, सी के ऊपर चला जाता है। इसका मतलब हवा आई, हवा ने पॉल्यूशन उठाया और कहाँ पे छोड़ के आ गई, उसको सी के ऊपर छोड़ के आ गई। दिस नेचुरल एयर फ्लो एक्ट एज द एग्जॉस्ट फैन कॉन्स्टेंटली फ्लशिंग आउट द पॉल्यूटेंट्स आउट ऑफ लैंड। तो लगातार जो लैंड का जो पॉल्यूशन है वो कहां पे पहुंचा जा रहा है, लैंड से बाहर पहुंचता चला जा रहा है। और लास्ट, नो इन्वर्जन, वार्मर विंटर्स प्रिवेंट द इन्वर्जन लेड फ्रॉम द फॉर्मिंग। तो आपको पता होगा पेनिनसुलर इंडिया में बहुत ज्यादा क्या नहीं होती है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चला गया, 9 डिग्री से नीचे चला गया। वहीं पे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में टेम्परेचर 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो जो लिड वाली बात कर रहे थे, जो हम थर्मल इन्वर्जन की जो बात कर रहे थे, वो कहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, दक्षिण भारत साउथ इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर डेटा की अगर अपन बात करें तो दिल्ली में जो एवरेज विंटर का AQI है वो कितना आपको देखने को मिलेगा, 350 से 450 के आसपास आपको देखने को मिलता है। और इस बार की जो विंटर की सीवियरिटी और AQI आप देखोगे तो 450 प्लस भी वो हो गया। वहीं पे अगर चेन्नई की आप बात करो तो चेन्नई में AQI कितना है, 80 से 120 है, जो कैसा है, सेटिस्फैक्टरी है। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस केवल ज्योग्राफी की वजह से, किस वजह से, ज्योग्राफी की वजह से है। अब देख रहे हो जितना भी रेड जोन है वो प्राइमरली कौन सा इलाका है, नॉर्थ इंडिया का इलाका है। जितना भी एकदम लाइटर कलर वाला इलाका है वो कहां पे आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा पेनिनसुलर इंडिया में या दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलता है। अच्छा, अब पॉल्यूशन को मापा कैसे जाए, तो पॉल्यूशन को मापने के लिए वी हैव वेंटिलेशन कोएफिशिएंट। क्या है, वेंटिलेशन कोएफिशिएंट है। अब वेंटिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, इट इज मिक्सिंग हाइट मल्टीप्लाई बाय द विंड स्पीड। तो मिक्सिंग हाइट मतलब ये आपका लैंड है, लैंड से ऊपर कितनी ऊपर तक एयर जाके क्या हो सकती है, मिक्स हो सकती है। और दूसरा है विंड स्पीड, इट मेजर द एटमॉस्फेयर्स एबिलिटी टू डिसअपियर द पॉल्यूटेंट। जितना ज्यादा कोएफिशिएंट होगा उतना ज्यादा मतलब क्या है, उतना ज्यादा ये कि पॉल्यूटेंट यहां से बहुत ज्यादा हाइट तक चले जाएंगे। और बहुत ज्यादा हाइट तक अगर पॉल्यूटेंट चले गए तो इसका मतलब जो पॉल्यूशन है, जो चोकिंग है वो नहीं हो रही है, चोकिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस। अगर क्या है, वेंटिलेशन कोएफिशिएंट ज्यादा है। सेफ लिमिट कितनी है, 6000 मीटर जो स्क्वायर है वो इसकी क्या है, सेफ लिमिट है। अब देखो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, मिक्सिंग हाइट, जैसे जैसे ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है तो जो मिक्सिंग हाइट है वो क्या होना शुरू हो जाती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। क्यों, ड्यू टू द थर्मल इन्वर्जन, ड्यू टू द थर्मल इन्वर्जन ये क्या होना शुरू हो गई है, थर्मल इन्वर्जन के कारण जो मिक्सिंग हाइट है वो रिड्यूस हो गई है। क्यों, क्योंकि नीचे क्या आ गई है, ठंडी हवा आ गई है और ठंडी हवा के ऊपर क्या है, गर्म हवा है। गर्म हवा के ऊपर फिर से क्या मिलेगी, आपको ठंडी हवा देखने को मिलेगी। तो जो मिक्सिंग हाइट है वो क्या हो गई, काफी रिड्यूस हो गई है। विंड स्पीड की अगर अपन बात करें तो इस समय क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में जो विंड की स्पीड है वो नियर अबाउट जीरो हो जाती है। स्पेशली दिल्ली में एकदम काम है, नियर जीरो है। अब विंड स्पीड भी बहुत कम है और मिक्सिंग हाइट भी बहुत कम है। ये दोनों ही अगर कम है तो आपका जो वेंटिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, बहुत ज्यादा कम आपको देखने को मिलता है।
जो कोएफिशिएंट है ड्रॉप्स टू लेस देन 1000 मीटर, लेस देन 1000 हो जाता है कहां पे, दिल्ली ड्यूरिंग द विंटर्स। तो सेफ लिमिट कितनी है, 6000 है। और दिल्ली में विंटर्स के टाइम पे जो कोएफिशिएंट है कितना आ गया, 1000 से भी कम आ गया। इसका मतलब ये कि पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो अब कहां मिलेंगे आपको, वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। और जब हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पे एक चीज आपने सुनी होगी, क्या बन जाती है, स्मोक बन जाती है। क्या बन जाती है, स्मोक बन जाती है। स्मोक कैसे बनती है, स्मोक बनती है स्मोक से और फॉग से। फॉग क्यों हुआ, फॉग हुआ ड्यू टू द थर्मल इन्वर्जन, ठंड बढ़ रही है तो फॉग बनना शुरू हो गया, और इस फॉग के साथ क्या मिल जाती है, स्मोक। स्मोक क्या, पॉल्यूटेंट मिलना शुरू हो जाते हैं, जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मोक में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या सरकार ने अभी तक कुछ काम किया है, देखते हैं सरकार ने क्या काम किया है। एनकैप, एनकैप का मतलब क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। It target to reduce PM 2.5 by the 20 to 30% by 2024 city specific action plan। हालांकि रिड्यूस नहीं हो पाया, बट हाँ एनकैप में कहा गया 2024 में हमको क्या करना है, 20 से 30% PM 2.5 को कम कर देना है। उसके बाद ग्रैप आपको देखने को मिलेगा, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। इमरजेंसी मेजर जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे बैन, स्कूल्स को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, कोचिंग को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। किसके अंदर, ग्रैप के अंदर। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता रहता है, अलग अलग उसके हिसाब से क्या है, प्लान बनाए हुए हैं। और लास्ट क्या क्या हुआ है, BS6 भारत स्टेज 6। इसमें क्या किया गया है कि जो फ्यूल एमिशन होता है, गाड़ी में फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है, और जब फ्यूल बर्न होता है तो एमिटेड बहुत सारी गैसेस क्या होती है, एमिटेड होती हैं, तो उनको प्योरीफाई करके निकाला जाए, कम से कम एमिशन हो। उसके लिए कौन सा स्टेज चल रहा है अभी, भारत स्टेज 6 के व्हीकल्स क्या कर दिए जा रहे हैं, दिल्ली में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और भारत 4 या उससे पहले के व्हीकल्स तो क्या कर दिए, बंद कर दिए हैं। अब ये सब होने के बाद भी फेलियर क्यों हो रहा है, तो सबसे पहला द बैंड एड सिंड्रोम। अब बैंड एड सिंड्रोम क्या है ये समझते हैं। देखो मैंने दोनों अप्रोच बताई है आपको, इंडियाज अप्रोच अब क्या है, ग्रैप क्या है। वी वेट फॉर द पेशेंट, पेशेंट कौन है, दिल्ली। वी वेट फॉर द पेशेंट किसके लिए, टू हैव अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब दिल्ली में हम कब तक वेट करते हैं, दिल्ली में जब जो AQ हाई है, AQ आई है तो कौन सी कैटेगरी में नहीं चला जाए, सीवियर कैटेगरी में नहीं चला जाए। जब ये सीवियर कैटेगरी में चला गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं क्या, ग्रेडेड एक्शन प्लान। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हीकल्स को चेक करना शुरू करेंगे कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसे समझो कि दिल्ली क्या पेशेंट है, अब पेशेंट को क्या आने दे रहे हैं, पहले पेशेंट को कह रहे हैं कि भाई तेरे को हार्ट अटैक आ जाए। जैसे ही उसको हार्ट अटैक आ गया, अब हम उसको क्या दे रहे हैं, CPR दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, CPR दे रहे हैं। एंड देन अप्लाई इमरजेंसी CPR। वी डू नॉट ट्रीट द कोलेस्ट्रॉल बेसलाइन पॉल्यूशन थ्रू आउट द ईयर। ये हमेशा पॉल्यूशन की भी जब बात होती है तो नवंबर दिसंबर जनवरी में आते आते खत्म होना शुरू हो जाता है। क्यों बात नहीं करते हम लोग पूरे साल इसके पॉल्यूशन के बारे में कि भाई इंडस्ट्रीज को हम क्या कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रीज को शिफ्ट नहीं किया जा सकता तो इंडस्ट्रीज की जो चिमनीज हैं उसमें हम क्या लगा सकते हैं, जो कोयला जो बर्न हो रहा है उसमें हम क्या चीजें कर सकते हैं, इन सब चीजों पे हम लोग ध्यान नहीं देते। Stopping construction for 10 days in November does not remove the dust accumulated over 355 days. It's टेम्पररी फिक्स फॉर द क्रोनिक डिजीज। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से समझो कि भाई पहले हार्ट अटैक आने, तो उसके बाद हमने क्या दे दिया, CPR दे दिया, तो पेशेंट क्या हो गया, बच गया। हमको उसका कोलेस्ट्रॉल क्या करना होगा, उसका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, लैक ऑफ एयर शेड अप्रोच। एयर शेड अप्रोच मतलब जब भी पॉल्यूशन की बात होती है केवल किसकी बात हो जाती है, दिल्ली की। दिल्ली के पास गुड़गांव है, दिल्ली के पास नोएडा है, मेरठ है, अलवर है, भिवाड़ी है, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये गायब हम लोग कर देते हैं। पॉल्यूशन मतलब दिल्ली। और जब भी कोई प्लान बनता है, जब भी कोई एक्शन की बात होती है, केवल कहां पे हो रही है, दिल्ली पे हो रहा है, उसके आसपास वाले इलाके पे सब एक्शन नहीं हो पा रहा है। दिल्ली ब्लेम्स पंजाब फॉर बर्निंग स्टबल बर्निंग, पंजाब ब्लेम्स सेंटर फॉर द फंड्स, यूपी ब्लेम्स दिल्ली फॉर द ट्रैफिक, एयर डज नॉट रेस्पेक्ट स्टेट बॉर्डर। ये बात किसने जानी, ये बात चाइना ने जानी कि एयर डज नॉट रेस्पेक्ट बॉर्डर्स। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने, मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया कि जिसमें बड़े बड़े स्टेट को, बड़ी बड़ी सिटी को एक साथ जोड़ा गया। The entire Indo-Gangetic Plain is one airshed. Pollution generated in Punjab affects the Bihar. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली के साथ हो रहा है, ये पूरा जो गैंगेटिक प्लेन है इंडिया का, उसके लिए पूरे के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए।
policy is fragmented by the states. There is no unified North India air quality commander with overriding powers. तो ऐसी कोई चीज हमारे पास हमारे इंडिया में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है. फेलियर रीजन 3, इन्फोर्समेंट गैप. अब ये समझिएगा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थर्मल प्लांट्स में क्या हो रहा है? मोस्ट पावर प्लांट्स अराउंड द दिल्ली हैव मिस्ड मल्टीपल डेडलाइंस टू इंस्टॉल FGD. बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है. कौन सा? FGD. FGD का मतलब क्या है? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का मतलब ये कि कोयला जल रहा है, थर्मल प्लांट में कोयला जलेगा. कोयला जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, उसके अलावा सल्फर की बहुत सारी गैसेस निकलती है, सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. जब ये ऊपर उठती हैं तो क्यों ना चिमनी में एक ऐसी चीज लगा दिया जाए जिसको हम क्या कहते हैं? FGD. FGD क्या करेगा? वो सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फर मोनोऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को वहीं पे ट्रैप कर लेगा, चिमनी से बाहर नहीं आने देगा. चिमनी से बाहर नहीं आने देगा तो बहुत अच्छी बात है. इससे जो एयर में क्या नहीं मिल पाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी, वो मिक्स नहीं हो पाएगी, और वो चिमनी को हम बाद में क्या कर लेंगे? साफ कर लेंगे. तो क्या लगाना था? सब थर्मल प्लांट्स को लगाना था FGD, बट दे हैव मिस्ड द टाइमलाइन सेवरल टाइम्स. बहुत ज्यादा बार उन्होंने क्या कर लिया? मिस कर लिया है. डेडलाइंस आर सिंपली एक्सटेंडेड. और फिर क्या किया जाता है? डेडलाइन को सिंपली क्या कर दिया जाता है? ठीक है 2025 में नहीं हुआ तो 2026 अक्टूबर तक ये काम हो जाना चाहिए. स्टेबल बर्निंग. डिस्पाइट बैन्स, सैटेलाइट डिटेक्ट थाउजेंड ऑफ फायर्स, फार्मर्स लैक वायबल इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव्स, हैप्पी सीडर्स आर एक्सपेंसिव. हैप्पी सीडर्स है हमारे पास लेकिन वो क्या एक्सपेंसिव है, और किसानों को क्या करना है? जल्दी से अपनी दूसरी फसल बोनी है. अब सरकार की वजह से ये तो नहीं हो सकता कि किसान अपनी फसलों को क्या कर दें? रोक दें. तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, या ब्यूरोक्रेट्स को क्या करना पड़ेगा कि कुछ इस तरीके के इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे फार्मर्स को कि वो स्टबल बर्निंग ना करे, और थर्ड, स्टाफ शॉर्टेज. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स आर सीवियरली अंडर स्टाफ. अप टू 40% वैकेंसीज आर स्टिल देयर, मेकिंग ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग इम्पॉसिबल. हम लोग सैटेलाइट से फायर डिटेक्ट कर पा रहे हैं लेकिन हमारे पास ग्राउंड पे स्टाफ ही नहीं है कि वो क्या कर सके? उन फायर्स को रोक सके या उनकी मॉनिटरिंग कर सके. क्यों? क्योंकि जितने भी पॉल्यूशन बोर्ड्स हैं उनके पास क्या नहीं है? 40% से ज्यादा उनके पास अभी भी वैकेंसी है. अच्छा, अब ये तो हम सारी प्रॉब्लम देख रहे थे. अब देखते हैं चाइना ने ऐसा क्या काम किया कि चाइना ने इस चीज को सॉल्व कर लिया. तो चाइना का जो अप्रोच है उस अप्रोच का नाम सुनिएगा. सबसे पहले Xinjiang अप्रोच. आप कहोगे सर ये कैसे नाम है? देखो, इन्होंने अपने 3 रीजन को एक साथ कंसीडर किया और इन 3 रीजन को एक साथ यहाँ पे पॉल्यूशन हटाने की कोशिश की. चाइना रियलाइज बीजिंग कैन नॉट बी क्लीन अलोन. तो इसका मतलब दिल्ली ऑल्सो कैन नॉट बी क्लीन अलोन. दे क्रिएटेड अ सुपर रीजन Xinjiang, दैट मींस बीजिंग, तियानजिन एंड हेबई. तो इन तीनों रीजन को एक साथ कनेक्ट किया. यूनिफाइड कंट्रोल, 1 कमांड सेंटर फॉर 28 सिटीज के लिए एक कमांड सेंटर बनाया. किसने? चाइना ने. इफ अभी polluted, Beijing suffered, so Hebei was forced to shut steel plants. इसका मतलब अगर गुड़गांव में नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो दे विल डेफिनेटली इंपैक्ट व्हाट? दे विल डेफिनेटली इंपैक्ट लखनऊ एंड पटना. तो पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कमांड सेंटर होना चाहिए. लेसन क्या? ट्रीटिंग द एयर शेड एज वन यूनिट. तो इसीलिए कहा जा रहा है बार बार इंडिया में कि पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन को क्या माना जाए? 1 एयर शेड यूनिट उसको मानना चाहिए. सेकंड, चाइना सॉल्यूशन इज आयरन फिस्ट अकाउंटेबिलिटी. अब ये ध्यान से सुनिएगा और यहां पे आप समझ पाओगे कि कैसे ब्यूरोक्रेसी, कैसे गवर्नेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. चाइना अपॉइंटेड लोकल गवर्नमेंट हेड एज द चीफ responsible for the air quality. The consequence, if the air quality target were missed, officials were named, shamed and often fired and denied promotion. तो एक आईएएस ऑफिसर जिसको जिम्मेदारी दी गई कि साहब क्या होना चाहिए? एयर क्वालिटी में इतनी इतनी चीजें होनी चाहिए. अगर ये टारगेट फुलफिल नहीं हुआ तो आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा. आपको क्या कर दिया जाएगा? आप जिस पोस्ट पे अभी हो उस पोस्ट से आपको प्रमोशन तो नहीं बल्कि आप डिमोशन आपका कर दिया जाएगा. हो सकता है आपकी 2 साल की सैलरी रोक दी जाए. तो इससे क्या होगा? वो जो ऑफिसर जो वहां पे अपॉइंट है वो सही तरीके से क्या करेगा? काम करेगा. इन इंडिया CAQM कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एग्जिस्ट बट लैक्स द पावर टू पेनलाइज चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर. इट रिमेन्स
टूथलेस टाइगर रिलियंट ऑन द एडवाइजरी। हम लोग क्या दे पा रहे हैं, केवल एडवाइसेस दे पा रहे हैं ऑफिसर्स को और मिनिस्टर्स को। चाइना ने तीसरा काम क्या किया, कोल टू गैस स्विच। अब जो भी चाइना में क्या था, चाइना में हीटर्स यूज होते थे और हीटर्स जनरली किस पे चला करते थे, कोयले पे चला करते थे। चाइना ने स्ट्रिक्टली कोल से चलने वाले सारे हीटर्स को क्या कर दिया, बैन कर दिया, और अब वो किस पे स्विच हो गए, सारे गैस पे स्विच हो गए हैं। बीजिंग बैंड coal fired boiler in the city. Millions of households were shifted from coal heating to the natural gas or electric heating within 5 years. Within 5 years. और thousands of scattering pollution factories were forcibly shut down or relocated away from the air shed. इसका मतलब अगर इंडिया में भी करना है तो इन फैक्ट्रीज को कहां से, इंडो गैंगेटिक प्लेन से बाहर करना होगा, जिससे क्या हो, पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है पूरा एक 1 एयर शेड यूनिट की जैसे कंसीडर किया जाए और एक एयर शेड यूनिट को क्या कर सके, हम लोग क्लीन कर सके, जैसा किसने किया, चाइना ने किया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा देश जिससे जनरली हमारी राइवलरी रहती है, लेकिन उस राइवलरी में भी हम कितना कुछ सीख सकते हैं, किससे, चाइना से। अब यहां से प्री का कैसे सवाल बन सकता है, विद रेफरेंस टू द विंटर पॉल्यूशन इन द नॉर्दर्न इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द planetary boundary layers, that is PBL, expands during the winter allowing pollutants to disperse easily। क्या ऐसा होता है, ये तो उल्टी बात यहां पे लिखी गई है। Thermal inversion create a lid of warm air over a layer of cool air trapping the pollutants। बिल्कुल बात कैसी है, सही है। The Himalayan act as the climatological barrier preventing the dispersal of the pollutant towards the north। ये बात भी कैसी, सही है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए, 2 और 3 सही हो गए, 1 नंबर का स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया है। मीन्स का क्या सवाल यहां से बन सकता है, while geography loads the gun policy pulls the trigger। किस तरीके से सवाल यहां पे बन सकता है, देखो ये इस तरीके से लाइन डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है, कहां पे, ऐसे में पूछी जा सकती है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। Analyze the geographical reason behind the north-south disparity in India's air pollution. Critically evaluate how India can adopt the Xinjiang model to solve the NCR crisis। कितने शब्द, 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में कंपेयर करना है किसको, नॉर्थ इंडिया वर्सेज साउथ इंडिया। तो यहाँ पे आप बताओगे क्या कि नॉर्थ इंडिया क्या है साहब, लैंड लॉक्ड है, वहीं पे साउथ इंडिया क्या है, ये कोस्टल रीजन है। बॉडी, मेन जो बॉडी होगी उसमें आप नॉर्थ इंडिया की क्या बताओगे, नॉर्थ इंडिया की ज्योग्राफी आप यहाँ पे बताओगे। सेकंड चीज, जो पॉलिसी के फेलियर रहे हैं अब तक वो आप बताओगे, चाहे एन कैप हो चाहे ग्रैप हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बताओगे। और तीसरी चीज जो आप बताओगे वो चाइना ने क्या क्या किया है, चाइना के लेसन्स क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं। और लास्ट में जब आप वे फॉरवर्ड लिख रहे होंगे, कंक्लूड आप जब कर रहे होंगे, तो एक नेशनल एयरशेड एक्ट ओवरराइडिंग स्टेट बाउंड्रीज, यहां पे आपको बताना होगा कि एयर पॉल्यूशन डज नॉट रेस्पेक्ट द स्टेट बाउंड्रीज और द नेशनल बाउंड्रीज। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास ये होना चाहिए, नेशनल एयरशेड एक्ट हमारे पास होना चाहिए। तो दिस वाज द एनालिसिस जो पॉल्यूशन पे बेस्ड था। पॉल्यूशन पे बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने देखा, हमने पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से देखा, हमने गवर्नेंस के हिसाब से देखा, और हमने इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से भी देखा। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।